नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 2 गठबंधन है, एक इंडिया और एक एनडीए। लेकिन दोनों गठबंधनों में कुछ न कुछ खींचतान चल रही है। अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। न एनडीए गठबंधन में बंटवारा हुआ है, न इंडिया गठबंधन, और दोनों जगह पेंच फंसा हुआ है। हालांकि एनडीए की बात करें तो बीजेपी ने भी अपनी 23 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी 5-6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। आज शिवसेना ने 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लेकिन दोनों गठबंधनों में तकरार चल रही है, खींचतान चल रही है। इसके पहले आपको याद होगा कि जो है इंडिया गठबंधन में आए के प्रकाश अंबेडकर, राजू शेट्टी, इस बात की बात चल रही थी। लेकिन अब प्रकाश अंबेडकर भी अलग हो गए हैं। उन्होंने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करने की बात कही है। 8 पर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। राजू शेट्टी है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के साथ जो है मीटिंग हुई है। मनसे के जो चीफ हैं राज ठाकरे, और कहा जा रहा है कि राज ठाकरे को भी 3 सीटें दी जाएंगी, लेकिन अब तक कुछ स्पष्ट हुआ नहीं है। शिंदे गुट को कितनी सीटें मिलेंगी ये भी स्पष्ट नहीं है। एनसीपी अजित गुट को कितनी सीटें मिलेंगी ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, एनसीपी तीनों के बीच सीटों को लेकर के हो गया था कि इतनी इतनी सीटों पे तीनों लड़ेंगे। लेकिन खास करके मुंबई की सीट को लेकर के बड़ा खींचातानी चल रही है। और अब जब शिवसेना ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, अनाउंस कर दिए, तो कांग्रेस में खास करके बेचैनी है। और संजय निरुपम वाली सीट को लेकर के, वर्षा गायकवाड़ की सीट को लेकर के बड़ा खींचतान है और उनके बीच जो हम मनमुटाव हैं। तो सवाल उठता है कि जो है दोनों गठबंधनों के बीच सीटों को लेकर के इतना लोचा क्यों है? क्यों अब तक पहले फेज के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब तक तो तैयारी हो जानी चाहिए थी। न एनडीए के बीच तैयारी है, न इंडिया के बीच तैयारी है। तो इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम इस पर अब बात करेंगे। हमारे साथ है महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार और कई बड़े अखबारों में काम कर चुके विवेक देशपांडे भाई। विवेक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। विवेक भाई, ये क्या आप देख रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि अब तक पहले फेज की चुनाव की घोषणा, नामांकन की तारीख खत्म होने की तारीख आ गई है और अब तक जो है लिस्ट जो है दोनों गठबंधनों के सामने नहीं है? क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? जी धनंजय जी, ऐसा है कि ये बहुत ही हाई स्टेक वाले चुनाव है महाराष्ट्र के, और सारे देश की नज़र महाराष्ट्र के चुनाव पर है। वो इसलिए कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 48 कुल मिलाकर है। और यहाँ पर जिस तरह की राजनीति पिछले 5 सालों में हुई है, एक इस तरह का चैलेंज बीजेपी के लिए बन गया है महाराष्ट्र में, जैसा कहीं और किसी अन्य राज्य में हमको देखने को नहीं मिलता है। उसके लिए कारण खुद बीजेपी खुद ही है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेली है, अपने आप को आज वो स्थिति में पा रही है जहां पर उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है 2019 का जो चुनाव था, उस जैसे परिणाम फिर से प्राप्त करना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए भी बहुत हाई स्टेक चुनाव है और महाराष्ट्र पर बहुत निर्भर करता है, जैसे कि अन्य राज्यों में जैसे बिहार है और बंगाल है। ये कुछ राज्य है जहां पर जिन राज्यों पर बहुत निर्भर करता है कि जो विपक्ष है, बीजेपी के समक्ष जो विपक्ष खड़ा है, वो सारे विपक्ष का जो इंडिया अलायंस के रूप में सारा विपक्ष खड़ा है, उसका कुछ भविष्य है। जो भी भविष्य है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, वो ये 3 स्टेट डिसाइड करेंगे। इस तरह का बहुत ही हाई स्टेक ये चुनाव है और सबसे ज्यादा पेचीदा मामला जो है महाराष्ट्र में बना हुआ है, इसलिए कि महाराष्ट्र में अभी 6 अलग अलग पार्टियों के अलायंसेस है। मतलब जो शिवसेना के 2 फाड़ हो गए थे और एनसीपी के 2 फाड़ हो गए थे, कहना गलत है, वो बीजेपी ने कर दिए थे। तो वो 2 सेक्शंस जो है वो बीजेपी के साथ है और 2 सेक्शंस जो है कांग्रेस के साथ में। तो इस तरह से कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना गुट और
शरद पवार वाला एनसीपी गुट एक तरफ, और दूसरी तरफ बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाला शिवसेना का गुट, और अजीत पवार वाला एनसीपी गुट। इस तरह के दो अलायंसेस एक दूसरे के खिलाफ भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। अब इन सभी के पॉलिटिकल राजनीतिक अस्तित्व का ये सवाल है। खैर बीजेपी तो काफी स्ट्रांग है, और कांग्रेस की भी पैठ बहुत अच्छी है महाराष्ट्र में। हालांकि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की हालत बहुत नाजुक हो गई है, जैसे पूरे देश में हो गई वैसे महाराष्ट्र में हुई। लेकिन आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बची है जिसके टुकड़े नहीं हुए। अंदाजा ये था कि शायद कांग्रेस में भी कुछ स्प्लिट हो जाए और बीजेपी कुछ करा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर तक अभी पार्टी बनी हुई है। तो इसलिए कांग्रेस को अपनी साख बचाना है। बीजेपी को जो बीजेपी का जो नेशनल एक एम है 370-400 के पार, उसके लिए बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत अच्छे तरीके से सीटें लाना, बीजेपी की जो स्थानिक नेतृत्व है, जो रीजनल लीडरशिप है, उसके ऊपर इसका पूरा दारोमदार है। क्योंकि पूरा मामला खराब तो मोदी शाह के जोड़ी ने कर दिया है। अब इसको संवारने सजाने का काम जो है वो देवेंद्र फडणवीस जैसे रीजनल नेता पर छोड़ दिया गया है। तो इसलिए पूरा मामला बहुत पेचीदा बन गया है। और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है, उसके लिए ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव चुनाव है, क्योंकि शिवसेना को जिस तरह से खत्म करने का बीजेपी ने एक प्रयत्न किया था, शिवसेना ऐसा माना जाता है कि जो महाविकास आघाड़ी में जो भी कोशिशें हो रही है इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करने की, उसमें सबसे अच्छी तैयारी जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की है। उसके बाद शरद पवार की पार्टी अच्छी तैयारी करी है, और कांग्रेस जो है वो एज यूजुअल कांग्रेस में जिस तरह के प्रॉब्लम्स हमको बाकी राज्यों में भी दिखाई देते हैं, उस तरह के महाराष्ट्र में भी है। सबसे लेथार्जिक जो काम चल रहा है वो कांग्रेस पे चल रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए सबसे हाई स्टेक चुनाव है, क्योंकि उनको एक इस बात को सिद्ध करना बहुत जरूरी है कि वो आज भी एक ताकत उनकी महाराष्ट्र में है। और जिस तरह के हम ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सारी सिंपैथी जो है वो उद्धव ठाकरे के पास है। जो शिवसेना की जो दो फाड़ बीजेपी ने कर दी थी, उसके बाद जो सिंपैथी बनी है उद्धव ठाकरे के लिए बनी है। उसी तरह से सिंपैथी बनी है शरद पवार गुट के लिए। तो ये महाविकास आघाड़ी हर मुमकिन ये कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सपना जो है वो बीजेपी का जो राष्ट्रीय सपना है उसको महाराष्ट्र से सेंध लगाए। ये सारी कोशिश चल रही है। इस कोशिश के बैकग्राउंड को देखते हुए जिस तरह से सीटों के बंटवारों में आपसी मनमुटाव हम देख रहे हैं महाविकास आघाड़ी में, वो बिल्कुल भी महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छी बात नहीं है। और बात यहाँ तक पहुंच गई कि शिवसेना ने अपने 17 कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिए हैं। और मुंबई में जो 4 सीटें हैं, मुझे लगता है मुंबई नॉर्थ और मुंबई साउथ छोड़ के बाकी सारे सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर ही दिए हैं। नहीं, मुझे लगता है मुंबई साउथ का कर दिया है। तो ये जो है, और मुंबई में 2 कांग्रेस के बड़े कैंडिडेट्स जो है, कांग्रेस के जो है ये शिवसेना ने मुंबई साउथ मुंबई में अरविंद सावंत जी को टिकट दिया है। अरविंद सावंत को, हाँ जी, वो तो होना था, उनको मिलना ही था। और इसीलिए आप याद कीजिए कि मिलिंद देवड़ा छोड़ करके चले आए यहाँ। हाँ, वो राज्यसभा में चले गए जी। उसके अभी जो 2 सीटें वहां बची हैं, मिलिंद देवरा राज्यसभा में नहीं गए, अशोक चौहान राज्यसभा में गए। नहीं, देवरा भी गए। अच्छा, मिस कर रहा। अभी सिर्फ मुंबई साउथ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल और मुंबई नॉर्थ, ये 2 ही सीटें बची जहां शिवसेना महाविकास आघाड़ी ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। बाकी जो 4 सीटें हैं, हाँ नहीं, इसमें और प्रॉब्लम है कि जो मुंबई नॉर्थ है, जो जहां से ये शेट्टी जी खड़े हुए थे, इस बार पीयूष गोयल खड़े होने की बात की जा रही है, वहां भी शिवसेना ही खड़ा करेगी सीट। मेन झगड़ा चल रहा था कि ये जो है उत्तर पश्चिम जो सीट था, जहां अमोल कीर्तिकर को खड़ा किया गया, उस सीट पे संजय निरुपम लड़ना चाह रहे थे।
और संजय निरुपम हाँ लड़ना चाह रहे थे, वहां दिक्कत हुई। फिर नॉर्थ ईस्ट जो है, उत्तर पूर्व सीट है जहां से संजय दीना पाटिल को टिकट दिया गया है, वहां पे वर्षा गायकवाड़ का दावा था कि वर्षा गायकवाड़ कह रही थी कि हम लड़ेंगे वो सीट को। तो ये 2 सीट पर मेन झगड़ा था, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। बाकी जगह झगड़ा नहीं जी था। तो जहां झगड़ा था वहीं जी शिवसेना ने अनाउंस कर दिया, और जहां झगड़ा नहीं है, जी नॉर्थ में जिसे झगड़ा नहीं है, नॉर्थ में अभी तक सीट अनाउंस हुआ नहीं है। तो जी। इसलिए ये जो शिवसेना ने जो अनाउंस कर दिया है और जो ये जो झगड़ा चल रहा है, उसको आप किस तौर पे देख रहे हैं? नहीं, वो धनंजय जी, हम वो समझ सकते हैं। देखिए, शिवसेना के लिए मुंबई जो है शिवसेना का गढ़ है पहले से ही। जब जब सारी ये जो क्लॉथ मिल्स थी वो सारी जब और बंद हो गई थी, उसके बाद जो पिछली बार तो सारी सीटें यही इन्हीं लोगों ने जीती थी, शिवसेना बीजेपी की सीटें थी, सारी सीटें। जी जी तो लेकिन ये जो सारी 3-3 सीटें इन्होंने जीती थी, 3 शिवसेना ने जीती थी और 3 और बीजेपी तीन ने जीती बीजेपी ने, थी। बिल्कुल। जी तो ये शिवसेना के लिए बहुत ही हाई स्टेक वाला, मुंबई का सबसे ज्यादा हाई स्टेक वाला मामला शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए है, क्योंकि मुंबई हमेशा ही उनका गढ़ रहा है। बिल्कुल बाला साहब ठाकरे के जमाने से मुंबई गढ़ रहा है, और मुंबई बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी हमेशा ही उन पर उस पर उद्धव ठाकरे वाले गुट की, यानी ओरिजिनल शिवसेना थी, उसकी पकड़ रही है। तो किसी भी तरह से मुंबई का पूरा जो पॉलिटिकल एरिना है, उसको उसके ऊपर कब्जा करने का एक शिवसेना का प्लान इसमें दिखाई दे रहा है, और मुंबई पर अपना झंडा फहराने का पूरा शिवसेना का प्लान दिख रहा है, जो मैं समझ सकता हूं कि नेचुरल है, क्योंकि यहीं से उनकी शुरुआत हुई और यहीं पर उनका सबसे ज्यादा प्रभाव मुंबई में रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जो अलायंस पार्टनर्स है उनकी जो एस्पिरेशंस है उसको नजरअंदाज कर दे, और यूनिलैटरली एक तरफा आप अपने कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट भी कर दे। तो ये जो दबाव तंत्र है, ये दबाव तंत्र मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के लिए घातक होगा, और ये नहीं होना चाहिए था। अभी भी समय है, वक्त रहते ही इसमें बदलाव हो जानी चाहिए। और जो बाकी अलायंस पार्टनर्स है, कांग्रेस है और एनसीपी है, कांग्रेस और शरद पवार वाला जो एनसीपी है, उनको अगर उनके कोई अगर प्रॉब्लम्स है, जैसे भिवंडी में भी प्रॉब्लम माना जाता है, सांगली में प्रॉब्लम है, भिवंडी में भी उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी को ग्रीवांस है कांग्रेस के खिलाफ। तो वो सोनिया गांधी से मिलने की बात चल रही है उनकी, और सोनिया गांधी से मिलकर फिर उस सीट के बारे में कुछ डिसाइड करने की बात चल रही है। सांगली में ऑलरेडी शिवसेना ने चंद्रहार पाटिल जो है, वो जो वहां के एक रेसलर है, उनको टिकट दे दिया है, उनको टिकट दे दिया है। तो ये उसके लिए फिर कांग्रेस ने अपोज किया है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर वो जो पाटिल है, दूसरे जो वसंत दादा पाटिल के पोते हैं, उनको वहां से लड़ाना चाहती है। उन्होंने पिछली बार वो स्वाभिमानी पक्ष से इलेक्शन लड़ा था, वहां पर वो हारे थे हालांकि, लेकिन उनको कांग्रेस वहां से खड़ा करना चाहती है। और इन्होंने पहले ही चंद्रहार पाटिल को अनाउंस कर दिया, और संजय राउत ये कह रहे कि रामटेक का सीट जैसे आपने अनाउंस कर दिया, रामटेक में वो जो बर्वे नाम की महिला एक कैंडिडेट इन्होंने खड़ी की है, तो हमने उस तरह से सांगली का अनाउंस कर दिया। तो ये एक तरह से टिट फॉर टैट वाली बात दोनों पार्टी की तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस हालांकि कांग्रेस इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही है, कांग्रेस की तरफ से अभी भी समझदारी से बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि इस इलेक्शन का क्या महत्व है, और किस तरह से अपने अलायंस पार्टनर्स को एक मतलब अच्छे टू कीपिंग देम इन गुड ह्यूमर, ये बहुत आवश्यक है, ये कांग्रेस समझती है। इसलिए कांग्रेस की भाषा भी उसी दृष्टि से, कांग्रेस की भाषा भी हम सुनाई, जिस तरह से शिवसेना करती है भाषा, उस तरह की भाषा कांग्रेस नहीं कर रही है। संजय राउत जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस समझती है कि ये चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी का जो मामला है, वो जो रूलिंग अलायंस है, महायुति का जो अलायंस है, उससे ज्यादा पेचीदा हो गया। मतलब एक समय ऐसा था कि महाविकास आघाड़ी ज्यादा सुचारू रूप से अपना काम कर रही है, ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी लग रहा है कि महायुति से महाविकास आघाड़ी का मामला थोड़ा सा ज्यादा
बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। धनंजय जी, क्या इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो दाव पे लगे हुए हैं वो कांग्रेस से ज्यादा दाव पे, या एनसीपी से ज्यादा दाव पे शिवसेना लगी हुई है, उधर बीजेपी लगी हुई है दाव पर, कि अगर ये लड़ाई बेसिकली महाराष्ट्र में हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना है, तो महाविकास आघाड़ी ने भी शिवसेना को आगे कर दिया है कि बड़े भाई के तौर पे आप हो, 23 सीटें आप लड़ो, जी हम कम सीटों पर जी। लड़ेंगे, एनसीपी और कम सीटों पर लड़ेगी। तो क्या ये आपको लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस शिवसेना है और ये वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें लग रहा है कांग्रेस को भी कि शिवसेना हो सकता है बीजेपी को उखाड़ दे? क्या इसकी वजह से ये सारी चीजें चल रही है जो नहीं, स्टेट स्टेट ये कर रहे हैं बार बार आप? नहीं, वो तो बहुत स्पष्ट है कि ये मेन लड़ाई जो है शिवसेना, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना और बीजेपी, इनके बीच में मुख्य लड़ाई है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन ये सिर्फ उतना नहीं है। ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में ही जितना यश मिलने वाला है, उस तरह का सक्सेस अपोजिशन को बाकी स्टेट्स में मिलना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर ये 25 से 30 सीटें जीत सकते हैं, इस तरह की स्थिति है। ऐसा जो राजनीतिक निरीक्षक है वो बता रहे हैं, वो जिन्होंने परिस्थिति देखी है वो कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी अपोजिशन जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में करने की स्थिति में है। इसलिए तो मुझे लगता है बोल रहे हैं 25 से 30 सीटें जब बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाली बात हो जाएगी। जी जी, बीजेपी ने पिछली बार जो बीजेपी शिवसेना के साथ में अलायंस जब था, तब दोनों ने मिलाकर 41 हाँ, और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। तो कुल मिलाकर 48 में से 41 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने सिर्फ एक ही सीट जीती थी चंद्रपुर की। तो मेरे ख्याल से एनसीपी की 4 थी और कोई इंडिपेंडेंट, इस तरह से कुछ बाकी बचे थे। तो ये क्या नाम है, नवनीत राणा थी जी। तो उस तरह का सक्सेस रिपीट करना लगभग नामुमकिन है बीजेपी के लिए और महाविकास आघाड़ी के लिए और पूरे इंडिया अलायंस के लिए। जो एक अपॉर्चुनिटी महाराष्ट्र में है, अपना स्थान जो है वो उसको बलशाली बनाने का जो एक अपॉर्चुनिटी महाराष्ट्र में है, वैसा अपॉर्चुनिटी अपोजिशन को, इंडिया अलायंस को और किसी स्टेट में नहीं है। इतने बड़े पैमाने पे वो सीटें यहाँ पर जीत सकती है, इस तरह की परिस्थिति है। वैसी अपॉर्चुनिटी और किसी स्टेट में नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो अपने डिफरेंसेस को बहुत सुचारू रूप से, अच्छे से वो अपने डिफरेंसेस को बरी करे, उसको वो सब जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करे और बिल्कुल एकजुट होकर इस चुनाव में उतरे और जो जितनी सीटें वो प्राप्त करने का अनुमान है, कम से कम उतनी सीटें और हो सके तो उससे ज्यादा महाराष्ट्र से सीटें निकालने की कोशिश करी, ये होना चाहिए। लेकिन महायुति से ज्यादा प्रॉब्लम महाविकास आघाड़ी में ही नजर आ रहे हैं इस तरह के। अभी आप प्रकाश आंबेडकर वाला मामला भी देख लीजिए। हालांकि प्रकाश आंबेडकर की जो मांग है वो बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है, ये भी है। पहले तो उन्होंने 26 सीटों की एक लिस्ट दे दी थी, अब वो कुछ मेरे ख्याल से 8-9 सीटों की बात चल रही है और उनको 4 सीटें ऑफर, 8 पे अनाउंस किया उम्मीदवार जी, और उनको 4 सीटें देने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि आंबेडकर जी के लिए, उनके पार्टी के लिए 4 सीटें महाराष्ट्र में बहुत पर्याप्त है, उसमें उनका समाधान होना चाहिए था। लेकिन उस तरह से बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज उन्होंने फिर से एक दिन के लिए वो जो उनका जो लिमिट था वो बढ़ा दिया है, कहा कि और 24 घंटे में रुकूंगा। तो उनकी भी जरूरत है और वो इनके साथ में रहना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा है, लेकिन अपने कैंडिडेट उन्होंने घोषित कर दिए हैं, प्रकाश आंबेडकर। हाँ, वो ठीक है, वो तो बदला भी जा सकता है। वो तो मुंबई के भी कैंडिडेट्स बदले जा सकते हैं। ये तो दबाव तंत्र है, अपनी लिस्ट अनाउंस कर देना, ये तो दबाव तंत्र है। उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, अभी ऐसा नहीं है। बदलाव तो उसमें होगा ही। अब जैसे मुंबई की जो 2 सीटें जहां पर झगड़ा है, उसमें से कम एक सीट पर तो कुछ बदलाव हो ही सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि शिवसेना दोनों सीटों पर शिवसेना कहेगी नहीं हम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उसके एवज में कहीं और कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी, ये होगा। लेकिन उसके लिए जितना वक्त चाहिए था उतना वक्त अभी बचा नहीं है। अभी तो पूरी आपकी एनर्जी जो है वो तो कैंपेन में लग जानी चाहिए थी अभी तक।
लेकिन आप तो सीटों को लेकर ही झगड़ रहे हैं। पूरा आपका वक्त भी उसमें जाया हो रहा है, आपके रिसोर्सेज भी जाया हो रहे हैं। और उससे जो एक मनमुटाव के वजह से ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं में जो एक मनमुटाव होता है, उससे आपका काम और भी बिगड़ सकता है। तो एक ऊपर से जब यूनिटी दिखेगी, तब नीचे ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं के बीच में एक सामंजस्य बनेगा, और वो आपको किसी भी तरह की जीत दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कारगर सिद्ध होने वाली जो बात है, वो ग्राउंड लेवल पर आपकी यूनिटी है। तो उसको वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए वक्त नहीं है, और तुरंत इस मामले को सुलझा कर 1-2 दिन के अंदर ही ये फाइनल हो जाना चाहिए। धनंजय जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंडिया का ये एनडीए की भी बात करें, जहां बेहद जो है लग रहा था कि बड़ा आसान है, वहां से दिल्ली से फार्मूला बन के आ जाएगा, ये पकड़ लेंगे और सब लोग हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया है। बीजेपी ने अपनी 23 सीटें अनाउंस कर दी, 23 पे जीती थी, 23 सीटें तो अनाउंस कर दी। अब उसके बाद वो बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग जो है उनसे भी मनसे से बात हो रही है, उनको भी सीटें देने की बात की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो है एनसीपी जो है वो 4 या 5 सीटों पर चाह रही थी, फिर जो है शिंदे गुट जो है 9, 10, 12 या 13 सीटों पे चाह रही थी, और लग रहा था कि 12 या 13 सीटें मिल जाएंगी। यहाँ भी बड़ी भारी दिक्कत है। यहाँ दिक्कत की क्या वजह आप देख पा रहे हैं? जी, दिक्कत तो है। ज्यादा ज्यादा बड़ी दिक्कत मेरे ख्याल से अजीत पवार के गुट के साथ में है, क्योंकि उनको जो अपेक्षा थी, मतलब एक वक्त ऐसा था कि जब अजीत पवार के गुट को शरद पवार के मूल एनसीपी से तोड़कर बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया, उस समय तो ऐसी बात हो रही थी कि अभी एकनाथ शिंदे जी के दिन जो है वो भर गए हैं, और शायद कभी भी ये हो सकता है कि उनको अलायंस से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह की स्पेकुलेशंस भी कुछ लोग लगा रहे थे। लेकिन जैसा ही वक्त बीतता गया, महसूस ये होने लगा कि जो एकनाथ शिंदे वाला गुट है, वो अलायंस में अजीत पवार के गुट से ज्यादा पक्का हो गया है, और वो अपनी राजनीति बहुत अच्छे से खेल रहा है, और कोई चांस नहीं कि उनको किसी भी तरह से बीजेपी दरकिनार कर दे। वो इतना स्ट्रांग पिच पर वो अभी पिछले कुछ महीनों से खेल रहा है। अजीत पवार का जो गुट है, उसका बहुत हाल बुरा हो गया है, क्योंकि वो शायद ऐसा भी समझते थे कि कुछ दिनों के बाद अजीत पवार जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और एकनाथ शिंदे को बाहर कर दिया जाएगा, ये भी सब चल रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और सीटों की संख्या भी उनको सबसे कम मिल रही है, और मुझे लगता है कि उसमें गलत कुछ नहीं है। अजीत पवार अपने गुट की ताकत को बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, हालांकि नंबर ऑफ एमएलए उनके पास बहुत है, वो है। लेकिन जब हम बात करेंगे शरद पवार और अजीत पवार की, तो आज शरद पवार, मतलब ऐसा तो नहीं है उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे, ऐसा कंपैरिजन, एक तरफ उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे, दूसरी तरफ अजीत पवार और शरद पवार, ऐसा नहीं है। शरद पवार आज भी जिंदा है और बहुत अच्छे ढंग से अपना काम भी कर रहे हैं। अब बाला साहब ठाकरे का वहां पर बाला साहब ठाकरे अभी जीवित नहीं है, सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं। इसलिए आज सिंपैथी जो शरद पवार के प्रति बनी हुई है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके जिंदा रहते उनके भतीजे ने उनके साथ में इस तरह का व्यवहार करके अपनी एक अलग पार्टी बना के बीजेपी के साथ में वो उन्होंने सरकार में पार्टिसिपेट किया है। तो इस बात को लेकर शरद पवार के जो सिंपैथाइजर्स हैं उनमें काफी खासी नाराजगी है। उसी तरह से उद्धव ठाकरे की तरफ भी बहुत सिंपैथी की एक बड़ी लहर उनके तरफ है। ये सब सच है। लेकिन अजीत पवार जितनी डिमांड कर रहे थे वो बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट भी थी, ऐसा भी माना जाता है। तो अभी उनके पास मेरे ख्याल से सिर्फ 4 सीटों का कुछ ऑप्शन बचा है, शायद उस पर उनको समझौता करना पड़ेगा। उसमें से 2 उन्होंने अनाउंस कर दी है, मेरे ख्याल से रायगढ़ की सुनील तटकरे और शिरूर की शायद उन्होंने अनाउंस की है। लेकिन बारामती जो सबसे बड़ा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो युद्ध होने वाला है वो तो बारामती में होने वाला है। बारामती में सुनेत्रा पवार की हम बात कर रहे थे, इतने दिनों से बात चल रही थी, लेकिन सुनेत्रा पवार का नाम उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया है, और वो शायद कल या परसों कुछ अनाउंस करने वाले हैं, जबकि उनका प्रचार भी चालू हो गया था। तो सुनेत्रा पवार का नाम क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? हालांकि उन्होंने ये कहा है, पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आपके मन में जो नाम है वो आपको शीघ्र ही हम बताएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब शायद सुनेत्रा पवार की ही वो बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी जो है। लेकिन नाम क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो
बहुत पेचीदा मामला उनके लिए भी बन गया है। लेकिन बीजेपी की खासियत ये कि बीजेपी तुरंत किसी मामले को सुलझा लेती है। वो जो महादेव जानकर जो है, वो जो धनगर कम्युनिटी के नेता है, क्या उनका उनकी पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष उनकी पार्टी है, जो वो जब शरद पवार से मिलने गए तो तुरंत दूसरे दिन उनको एक सीट देकर उनके साथ में समझौता बीजेपी ने कर लिया। बीजेपी वक्त नहीं गंवा रही है। उसी तरह से राज ठाकरे को अपने, हालांकि राज ठाकरे को 2 सीटें चाहिए, उस पर भी अभी चल रहा है, खल नहीं हुआ है पूरी तरह से, वो तय नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी उनको दे दे। नासिक चाहिए उनको, और मेरे ख्याल से मुंबई साउथ या कुछ उनको चाहिए है। तो बीजेपी ऐसे मामलों में कॉम्प्रोमाइज तुरंत कर लेती है, क्योंकि उनको पता है महाराष्ट्र में उनकी नाक कट सकती है। नाक कहीं कटेगी तो महाराष्ट्र में कटेगी, ये उनको पता है। इसलिए महाराष्ट्र में वो थोड़ा सा अपने अलायंस पार्टनर्स को लीवे देने में वो कतराती नहीं है। तो उसी अर्जेंसी के साथ और उसी समझदारी के साथ महाविकास आघाड़ी में भी काम होना बहुत जरूरी है धनंजय जी। जी, नहीं, ये भी कहा गया कि ये शिंदे जो हैं, उनके प्रभाव उतना बढ़िया प्रभाव नहीं बन पा रहा है, इसलिए लाया जा रहा है राज ठाकरे को। राज ठाकरे आएगा तो ठाकरे वर्सेस ठाकरे करा करके बीजेपी को बैक मिलेगा। हमें लगता है वो भी फ्लॉप है, क्योंकि राज ठाकरे जब खुद अपने आप पे कहाँ कुछ कर पाए, जब अलग हुए शिवसेना से तो जी। ऐसा है, राज ठाकरे के जो 3 गुण बताए जा रहे हैं, उनके जो 3 क्वालिफिकेशंस बताए जा रहे हैं, तो ठाकरे नाम, दूसरा उनका वक्तृत्व, और तीसरा क्या, तीसरी भी एक कोई बात उनके बारे में बताई, मराठी भाषा को लेकर, बोलने को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो जो बोलते हैं उनका जो, नहीं, वक्तृत्व और मराठी वोटर्स, ये जो 3 बातें जी बताई जा रही है। अब ऐसा है कि ये तीनों चीजों का अगर उनको खुद को फायदा नहीं हुआ है तो बीजेपी को क्या फायदा दिलाएंगे? भाई उनको खुद को तो फायदा नहीं, इतने बड़े ओरेटर, लेकिन लोग सिर्फ सुनने आते हैं, वो वोट तो नहीं करते। अगर उनको वोट नहीं करते हैं तो वो उनके बिहाफ पे वो बीजेपी को वोट कहां से करेंगे लोग? तो उनके वक्तृत्व का फायदा खुद उनको नहीं पहुंच रहा है, ठाकरे नाम का फायदा खुद उनको नहीं पहुंच रहा है, और मराठी लोग उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये तीनों जो चीजें अगर खुद राज ठाकरे को फायदा नहीं दिला रही है तो ये बीजेपी को क्या फायदा दिलाएगी? अब क्या है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि भागते भूत की लंगोटी, महाराष्ट्र में भागते भूत की लंगोटी भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इसलिए फिर राज ठाकरे जितने भी मराठी वोट्स जुटा पाएंगे उनके लिए उतने सही, लेकिन उसका एक उसका एक उल्टा परिणाम जो होने की संभावना है कि वो जो हिंदी भाषी जो लोग हैं बंबई में और महाराष्ट्र में, जो मनसे के टारगेट्स रहे हैं, आज भी है, मतलब शिवसेना ने, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना, और इवन अभी जो दूसरा टुकड़ा उनका बन गया है शिंदे वाला, उन्होंने अपना जो एक मराठी मानुस वाला जो एक प्लैंक था उसको काफी उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है। हिंदी भाषियों के खिलाफ उस तरह की बातें, भाषा का भी प्रयोग नहीं होता है उनकी तरफ से, और कुछ मारपीट वगैरह जैसी बातें भी उन्होंने बंद कर दी है, और वो काफी इंक्लूसिव इस तरह की पार्टी बन गई है शिवसेना। लेकिन मनसे की भाषा अभी भी वही है, मनसे उसी तरह से, क्योंकि वो चाहती है कि जो मराठी लोग अभी शिवसेना के थोड़ा सा ब्रॉड बेस होने की वजह से मराठी लोग जो शिवसेना से छिटक जाएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि राज ठाकरे से बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। जितना भी समेटना पॉसिबल है उतना समेट ले, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी इसलिए है क्योंकि बीजेपी को उस तरह का सक्सेस महाराष्ट्र में नहीं मिलने जा रहा है जिस तरह के सक्सेस उनके लिए आवश्यक है महाराष्ट्र जैसे स्टेट में। तो इसलिए वो जो भी समेट सकते हैं उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम एक लाइन में अगर कहें कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी डरी हुई है, उसको लग रहा है इसलिए हर किसी को अपने साथ लेना चाह रही है, और उसको लग रहा है कि हम कहीं हार न जाए, हम बुरी स्थिति में न पहुंच जाए, क्या ऐसा डर है इसलिए ऐसा बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, ये तो डेस्परेशन ही दिखाता है। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि मोदी और शाह जो है वो जब कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो बिल्कुल फुल प्रूफ होती है, और जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन का निर्णय तो तय है, जीतेगी तो मोदी जी ही, तो ये जो लोग मानते हैं मैं उसको एक इंटेलेक्चुअल सरेंडर कहता हूँ। इसलिए कि
मोदी और शाह की जोड़ी भी गलतियां कर सकती है, इसके उदाहरण हमने कई बार देखे। हालांकि इन जनरल वो सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी ही उनकी होती है, ये भी है, लेकिन वो गलतियां कर नहीं सकते और उससे उनको नुकसान हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। उसका महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है, ये भी मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि शिवसेना के साथ में जो अलायंस था उसको तोड़कर उन्होंने जो गलती की है, आज अगर वो अलायंस बना के रखते, अगर वो शिवसेना को थोड़ा सा बराबरी का स्थान महाराष्ट्र में देते, जैसा बिहार में उन्होंने उनकी सीटें ज्यादा होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को दिया, नीतीश कुमार को जिस तरह से स्थान दिया था, जो कि उनके आइडियोलॉजिकल पार्टनर भी नहीं है, न तो हिंदुत्ववादी पार्टी है जेडीयू, न ही किसी तरह से वो उनके आइडियोलॉजी से मेल खाने वाला कोई विचार जेडीयू का है, कुछ भी नहीं है। जबकि शिवसेना उनकी आइडियोलॉजिकल पार्टनर थी और 25-30 साल का उनका अलायंस था, उसके बावजूद उनके साथ अलायंस तोड़ दिया, उनको 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद देने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की। और उसके बाद फिर जो कुछ भी नैरेटिव महाराष्ट्र में चला कि भाई ये तो औरंगजेब वर्सेस शिवाजी है, ये दो गुजराती मिलकर बम्बई को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र को नुकसान कराना चाहते हैं, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज ले गए हैं गुजरात, इस तरह के जो नैरेटिव्स चले हैं, और जिस तरह से सिंपथी एक उद्धव ठाकरे के लिए और शरद पवार के लिए, ये सारी बातों के लिए जिम्मेदार मोदी और शाह की जो महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है, तो इन सारी बातों की जिम्मेदारी उस राजनीति पर जाती है। ये हमने महाराष्ट्र में देखा है। इसलिए मोदी शाह जो करते हैं और सोचते हैं वो हमेशा ही फुल प्रूफ होता है, ऐसा नहीं। महाराष्ट्र ने सिद्ध किया है कि वो मूर्खतापूर्ण बातें भी करते हैं। जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया उसको मूर्खता ही कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं। अगर शिवसेना के साथ बने रहते तो आज 45 सीटें जीतने की हालत में वो होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए महाराष्ट्र जो है, एक संदेश महाराष्ट्र जा रहा है, जिसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसका एक इंडक्शन इफेक्ट बाकी स्टेट्स पर भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अगर स्टिकी विकेट पर है तो क्यों नहीं बाकी जगह पर भी बीजेपी को हराया जा सकता। इस तरह का एक संदेश भी महाराष्ट्र से जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। विवेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने सारी स्थितियां सामने रखी। और साथ ही जो स्थिति है महाराष्ट्र की, उसमें सबसे ज़्यादा भय जो है बीजेपी के भीतर ही दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि हमारी बातचीत में भी ये निकल करके आया। और बीजेपी का डर इसलिए है कि बीजेपी ने खोया है अपना विश्वसनीय साथी, शिवसेना खोया है, और जो टुकड़े टुकड़े किए उससे बीजेपी को नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में, उसकी छवि खराब हुई है। उसके अलावा गुजराती मराठी का चैप्टर है वो अलग है। और अब बीजेपी अपनी जो नुकसान हुआ है, आप देख लीजिए कि बीजेपी ने यहाँ सोचा था कि हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उद्धव ठाकरे को नहीं बनने देंगे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन फाइनली बीजेपी को हासिल क्या हुआ, पहले 2.5 साल तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, दूसरे 2.5 साल में जो बीजेपी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना था उसकी जगह पे शिवसेना का ही आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो इस पूरे तकरार में, झगड़ा में, खींचातानी में बीजेपी को हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि बीजेपी, शिवसेना टूट करके चली गई। और जैसा विवेक भाई कह रहे थे कि हो सकता है 45 सीटें जीत सकते थे अगर शिवसेना बीजेपी एक साथ होते तो। अब जो है बीजेपी की चिंता सबसे ज्यादा है ये है कि महाराष्ट्र में अगर लूज करते हैं, मेजर लूज कर जाएंगे। अगर वो जो पॉइंट जो हिंदुत्व वाला है, या जो यहाँ हिंदुत्व भी उस तरह से नहीं चल रहा है, क्योंकि हिंदुत्व वाले सेक्टर पे बीजेपी से ज्यादा एग्रेसिव नोट शिवसेना का माना जाता है, उद्धव ठाकरे का। उनसे पहले अगर उनके पिताजी की बात करें तो बाला साहब ठाकरे का माना जाता है। तो ये तमाम तिकड़म इसलिए कर रहे हैं बीजेपी के लोग, और अभी वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको लग रहा है कि परिणाम इस बार बहुत खराब आएंगे। अब देखना है क्या होता है, ये तो जब सारे उम्मीदवार आ जाएंगे फिर उनकी अलग से समीक्षा करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो गठबंधनों में फैसला नहीं हो पा रहा है कौन कहाँ लड़ेगा। अब जैसे देखिए महाविकास आघाड़ी पे देखिए, महाविकास आघाड़ी में बेसिकली झगड़ा चल रहा है। अगर वो डरे हुए होते तो प्रकाश अंबेडकर को साथ ले आते, राजू शेट्टी को साथ ले आते, या शिवसेना कांग्रेस के बीच जो ये चल रहा है वो नहीं चल रहा होता। तो इनको उम्मीद है कि जो फीडबैक मिल रहा है वो मिल रहा है कि जनता महाविकास आघाड़ी के साथ है, आम आदमी महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा है। तो इसमें लग रहा है कि हमको जितना ज्यादा मैक्सिमम सीटें मिलेगी उतना बढ़िया है। ये दोनों गठबंधनों में एक फर्क है। जो एनडीए गठबंधन है उसमें भय का माहौल है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए,
दूसरी तरफ जो शिवसेना और जो एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस है, उसके भीतर है कि ज़्यादा बढ़िया माहौल है और अभी जितनी ज़्यादा सीटें जीत ले उतना अच्छा है। ये एक माहौल चल रहा है। बाकी आगे क्या होगा हम बतलाएंगे आपको, फिर कुछ नई बात उभर के आती है तो आपके सामने रखेंगे। ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बतलाएं, और इस तरह के कार्यक्रम जो है अलग अलग स्टेट्स को लेकर के हम करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि देश के अलग अलग भागों में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, पंजाब में देख लीजिए कि वो जो है अलायंस उनका नहीं हुआ। बीजेपी को 2 सीटें पिछली बार भी मिली थी, 2 सीटों पर उनका दावा बनता था, शायद इस बार भी कमज़ोर हो जाए, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कंगना रनौत को लेकर के आए हैं, मंडी सीट दी है हिमाचल प्रदेश में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। कई सारे हर स्टेट में अलग अलग किस्से हैं, हम उस पर बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किसकी क्या गति होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।